कबीर जब आगे आ रहे थे तो अचानक से कबीर को किसी ने शूट कर दिया था। गोली लगते ही कबीर जमीन पर गिर गया। शिवेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर को गोली लग गई है। वो कबीर से बात करना चाहता था मगर अब तो नजारा ही दूसरा हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कहां सब कुछ बातचीत से ठीक होने वाला था और अब कहां सब कुछ बर्बाद हो गया था। कबीर को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। गोली उसके पेट में लगी थी। शिवेंद्र ने पहले चीफ को इस बात के लिए बहुत फटकारा। इसके बाद शिवेंद्र कबीर के पास गया। कबीर की हालत को देखते हुए उसने पहले उसका खून रोकने का उपाय किया। पास में उसको शराब की बोतल मिली और कुछ कपड़ों का इंतजाम उसने खुद से कर लिया। उसके बाद उसने कबीर के जख्म पर उसको लगा दिया। जैसे ही उसने कबीर के जख्म पर इसको रखा, कबीर की दर्द से हालत खराब हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर इस कारण से कबीर को होश आ गया था। शिवेंद्र को कबीर की मदद करता हुआ देख के चीफ शिवेंद्र को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। शिवेंद्र लगातार अपने आप को समझाते हुए अपना काम कर रहा था कि उसको कबीर को बचाना था। इसके बाद जब कबीर को होश आ गया तो उसने शिवेंद्र को एक गरम चाकू लाने को कहा। कबीर अपने जिस्म से उस गोली को निकालना चाहता था। पहले तो शिवेंद्र ने बहुत ढूंढा मगर उसको कोई चाकू नहीं मिला। इसके बाद कबीर ने उसको चाकू दिया। आग के लिए शिवेंद्र ने कबीर के प्रोपेन टैंक से निकली आग को देखा। जब वो चाकू को गर्म करके ला रहा था तो चीफ ने शिवेंद्र के ऊपर गोली चलाई ताकि वो उसको रोक सके, मगर शिवेंद्र नहीं रुका। इसके बाद अचानक से चीफ ने शिवेंद्र को हेडशॉट मार दिया। वो जमीन पर गिरकर वहीं मर गया। कबीर को इस बात का बहुत अफसोस हुआ मगर उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने आप को समझाते हुए खुद को उस चाकू तक पहुंचाया। इसके बाद कबीर ने उस गरम चाकू से अपनी गोली को निकाल लिया। वो अब कुछ ठीक महसूस कर रहा था। इसके बाद वो चीफ के पास जाने को तैयार हो गया था। वो बहुत आराम से चीफ की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से उसका पैर किसी ऊंची चीज से टकरा गया। कबीर खुद को संभाल नहीं पाया और देखते देखते वो गिर गया। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आवाज से चीफ को पता लग जाता है कि वो किस जगह पर है। अचानक से कबीर ने पाया कि चीफ उसके सर के ऊपर है। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। चीफ उसके सामने था और उसके हाथ में गन थी। चीफ कबीर को देख के हंस रहा था। उसको लग रहा था कि आखिर में उसने कबीर को अपने सामने हरा ही दिया था। अपने आप को वो अब सबसे अच्छा मान रहा था। वहीं अब कबीर ये दिमाग लगा रहा था कि वो किस तरह से चीफ को ओवरकम कर सकता है। चीफ की हालत को देख के कबीर को ये समझ आ रहा था कि चीफ अभी खुद को नहीं हटा सकता है। साथ में चीफ को अचानक से दाएं और बाएं जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर कोई प्लान बना रहा था। चीफ अभी भी अपने आप को ऊपर दिखाने की होड़ में डूबा हुआ था। कहा जाता है ना कि कोई कोई मरते दम तक अपने आप को नहीं छोड़ पाता है। चीफ का भी यही हाल था। उसने जीवन भर लोगों के मुंह से अपना गुणगान सुना था। अब जब वो कबीर को हराने में कामयाब हो गया था तो उसको लग रहा था वही भगवान है। कबीर चीफ को देखते हुए अब इस बात को समझ गया था कि उसको क्या करना है। कबीर ने अचानक से चीफ को कहा, मैं जानता हूं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं। इतना कहने के साथ कबीर चीफ के ऊपर कूद गया। चीफ को मौका ही नहीं मिला कि वो कबीर की इस बात को समझ सके। हालांकि ऐसे कूदने में कबीर को भी बहुत ज्यादा खतरा था, मगर कबीर अभी कहां किसी की सुनने वाला था। कबीर जब चीफ के ऊपर गिरा तो कबीर को उस जगह पर बहुत ज्यादा दर्द हुआ जहां पर उसको गोली लगी थी, मगर अब उसने दर्द को बर्दाश्त करते हुए चीफ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सबसे पहले कबीर ने चीफ के हाथ से गन को बाहर की तरफ फेंक दिया। उसके बाद उसने चीफ के टूटे हुए हाथ को लॉक कर दिया। अब चीफ को कबीर ने अपने आगे कर लिया था। चीफ की हालत अब कबीर के हाथ में थी। कबीर ने एक लंबी सांस लेते हुए चीफ को कहा, अगर अब आप अपनी जगह से हिल गए तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि क्या हो रहा है। आपकी जान अब मेरे हाथ में है। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने पर आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पूछो क्या पूछना है तुमको और मुझे जाने दो, चीफ ने कहा।
वो समझ गए थे कि कबीर के हाथों से अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं अपने आप को सही समझ रहा हूँ। आपका उस न्यूक्लियर डील में क्या हाथ है और वो किस तरह की डील है? कबीर ने पूछा। आज से कुछ साल पहले महादेश सारस्वत ने फ्रांस की लेबोरेटरी में कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक नए रिएक्टर का डिजाइन किया था। वो डिजाइन इतना ज्यादा खतरनाक था, जिसको भी वो मिल जाता उससे वो अपने देश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता था। मगर जब ये बात महादेश को पता लगी तो उसने उस डिजाइन का ब्लूप्रिंट चुरा लिया और रातों रात गायब हो गया। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, चीफ ने कहा। क्या इस डील के पीछे और किसी का भी हाथ है या सिर्फ महादेश अकेला ही है? कबीर ने पूछा। मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर सुनने में आया था कि इस डील के बारे में इंटरनेशनल माफिया और कुछ आतंकवादी संगठन को भी पता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मगर हम लोग बहुत कोशिश के बाद भी नाकाम हो गए, चीफ ने बताया। चीफ की बातों से कबीर को लग रहा था कि वो अभी भी खुल के कुछ नहीं बता रहे हैं। इन सब में आपका क्या रोल था, चीफ? और मेरे साथ जो हो रहा है उसका क्या? कबीर ने पूछा। इस बार उसने चीफ के ऊपर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया था। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मगर मुझे इस काम को देखने के लिए कहा गया था, तो मैं अपने हिसाब से इस काम को जांचने की कोशिश कर रहा था। तुमसे क्या छिपा हुआ है कि हम लोग किस किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं? चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ की ये बात सुनकर कबीर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। चीफ भी इस बात को समझ रहे थे कि कबीर के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने कबीर को फंसाने के लिए कहा। कबीर देखो, भले ही तुम आज खुद को पारिवारिक समझो या अच्छे काम करने की कोशिश करो, मगर याद रखना हम लोग कसाई हैं। हमारे हाथ खून से इतने ज्यादा रंग गए हैं, इसको धोना अब किसी के बस की बात नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुमको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंधेरा कितना भी क्यों न हो जाए, उसको खत्म किया जा सकता है। मैंने भी अब सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, कबीर ने चीफ को कहा। तुम्हारी रोशनी का नाम काजल है ना? मैं जानता हूँ, मगर एक बात मुझे बताना कि क्या उसको पता है कि तुम किन अंधेरे में रहकर आए हो? मेरा मतलब, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे आपकी रोशनी आपके काम आती है जब आप उसको बताओगे कि आप कौन हो। चीफ की इस बात ने कबीर को इतना ज्यादा दर्द दिया जितना कि चीफ की गोली ने भी नहीं दिया था। कबीर एकदम से खामोश हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी चीफ को क्या कहे, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप मुझे अब अपने साथ मिलाने की कोशिश मत करिए चीफ। मैं आपसे बहुत आगे आ चुका हूँ। मुझे अब उस दुनिया में नहीं जाना है जिसे मैंने छोड़ दिया है, कबीर ने कहा। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मैं ये पहले से जानता था। अभी तो मैंने तुमको अलग तरह से लाने की कोशिश की। इतना कहते हुए चीफ एकदम से खामोश हो गए। कबीर समझ गया कि चीफ कुछ बोलते बोलते रुक गए हैं। उसने तुरंत से चीफ के टूटे हुए हाथ को और ज्यादा प्रेशर में रखा और उसको घुमाने लगा। चीफ समझ गया कि कबीर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। उसने उसको रोकने के लिए कहा और फिर बताना शुरू कर दिया। बात ये तब की है जब ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे तुमको वापस लाने का काम दिया। शर्त यह थी कि तुमको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं जानता था कि तुम अपने मन से नहीं आने वाले, क्योंकि कार्तिकेय ने मुझे बताया था कि तुम अब अपने परिवार में खुश हो। तब मैंने कार्तिकेय को झूठ बोलकर तुमको ड्रग दिलवाया। इसके बाद जब तुम्हारी हालत खराब होने लगी तो फिर से ड्रग दिलवाया, ये बोल के कि ये एंटीडोट है। प्लान ये था कि ड्रग के कारण तुम हैवान बन जाओगे और परिवार के लोग तुमको बाहर निकाल देंगे। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने ही तुम्हारे रिपोर्ट को बाहर लीक करा। इस बदनामी ने भी तुम्हारे परिवार के लोगों की आंखें नहीं खोली। उसके बाद जब कार्तिकेय मुझसे मिलने आया था तो मैंने तुम्हारा पता मालूम किया और तुम पर अटैक कराया। दरअसल वो तुमको मारने के लिए नहीं था, तुमको किडनैप करने के लिए था, मगर तुम वहां भी बच गए। इससे पहले कि चीफ आगे बोलता, कबीर ने कहा, उसके बाद भी तो मैं किडनैप हो गया था। हाँ जानता हूँ, इस बार मैंने दूसरे तरीके से तुमको किडनैप कराया और इसका सारा इल्जाम कार्तिकेय और मास्टर जियो पे लगा दिया। तुम्हारे मन में शक को पक्का करने के लिए मैंने किडनैपर्स को बोला था कि वो तुमको जानबूझकर बताए कि कार्तिकेय ने ही इस किडनैपिंग को अंजाम दिया है, चीफ ने कहा। तो फिर वो सब क्या था जो मेरे सामने हुआ था? वो तुम्हारा किडनैपर्स के साथ झगड़ा करना, कबीर ने पूछा। किडनैपर्स से मैंने आवाज बदल के बात की थी, साथ
के होश उड़ गए थे। एक पल के लिए तो वो भूल ही गया था कि वो कहाँ है। कबीर के साथ शुरू से अंत तक जो भी हुआ था उन सब में केवल और केवल चीफ का ही हाथ था। चीफ ने अपने काम के लिए दो मोहरे इस्तेमाल किए थे, पहला कार्तिकेय और दूसरा शिवेंद्र। चीफ कार्तिकेय को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उसको पता लग गया था कि कार्तिकेय अब उसके लिए खतरा बन गया है। मेरा आखिरी सवाल, ऑर्गेनाइजेशन मुझे वापस क्यों बुला रही है? कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, मुझे बस इस रोल को करने के लिए कहा गया था। मैंने वो सब किया जिसमें मैं तुमको वापस लेकर आ सकूं, मगर ये काफी नहीं था, चीफ ने कहा। अब एक सच मेरे मुंह से भी सुनते जाओ चीफ, तुम मुझको ऑर्गेनाइजेशन के नहीं बल्कि खुद के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि इस डील में बहुत ज्यादा पैसा था। आपने तो अभी तक जो कुछ रिसर्च की थी वो सब आपने कहीं छिपा कर रख दी है। क्यों, कैसा लग रहा है मेरा सच? अभी और भी है। आप कार्तिकेय को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि आप उसके खून के इल्जाम में मुझे फंसाकर ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा के लिए निकलवाना चाहते थे। कबीर के इतना कहने के बाद कबीर ने चीफ को छोड़ दिया और उसके मुंह पर थूक दिया। जब कबीर वहां से जाने लगा तो उसने सारे पाइपलाइन को खोल दिया और चीफ इस बात को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि कबीर उसको जिंदा जलाने का प्लान कर रहा था। चीफ कबीर से माफी मांगते रह गया, मगर कबीर वहां से निकल आया। बाहर आकर कबीर ने अपनी गन निकाली और उस पर फायर किया। जैसे ही गोली झोपड़ी में गई, वहां बहुत जोर का धमाका हुआ, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। इसी के साथ कबीर ने चीफ का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। चीफ ने कबीर को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। कबीर ने बहुत चालाकी से चीफ को काउंटर कर लिया था। उसको समझ आ गया था कि चीफ अभी ज्यादा हिल नहीं सकते हैं। अब जब कबीर ने चीफ को पकड़ लिया था तो उसने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले कबीर ने उस डील के बारे में पूछा जिसके बारे में उसको फोटो से जानकारी मिली थी। चीफ ने बताया ये कोई डिजाइन था जिसको काजल का भाई लेकर भाग गया है। कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि उनको भी इस तरह से कुछ मिल जाए। इसके बाद कबीर को चीफ ने याद दिलाने की कोशिश की कि उसका वास्ता कहां से है। आम दुनिया उसके लिए नहीं है। काजल को जब सच का पता लगेगा तो वो उसको छोड़ देगी। मगर कबीर ने इसको बहुत अच्छे से टैकल करते हुए अपना अगला सवाल चीफ के सामने रख दिया। जोश में आकर चीफ ने कबीर को बता दिया कि उसको लाने के लिए चीफ ने बहुत से चाल चले हैं। इसके बाद कबीर ने चीफ को प्रेशर में लाकर पूछ लिया कि उसने क्या क्या किया है। तब चीफ ने उसको बताया कि उसको ड्रग देने से लेकर उसको बदनाम करने तक में उसी का हाथ था। इसके बाद भी काम नहीं बनने पर उसने ही उसको किडनैप कराया था ताकि वो उसको अपने साथ ला सके। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। आखिर में कबीर ने चीफ की हर बात का सलूशन यही निकला कि उसको चीफ अपने फायदे के लिए लाना चाहता था, ना कि अपने फायदे के लिए। कबीर को जो सब पता लग गया तो उसने अपने आप को संभालते हुए अपने को सही साबित कर लिया। बाहर निकलने से पहले कबीर ने उस जगह पर सब तरफ गैस को ऑन कर दिया। जब वो बाहर आया तो उसने अपने हाथ से वहां आग लगा दी। सब कुछ जल के खाक हो गया। उस ब्लास्ट के बाद कबीर की हालत भी अब अच्छी नहीं थी। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको इस बात की समझ थी कि क्या करना है। वो धीरे से अपने कार में बैठ गया और वहां से निकल गया। कार के डैशबोर्ड को जब कबीर ने देखा तो उसको पता लगा कि रात के 2 बज रहे थे। मतलब कि कबीर को पूरे 3 घंटे लगे थे इस काम को पूरा करने। कबीर बहुत स्पीड के साथ उस हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहा था जहां पर मास्टर जियो थे। रास्ते में बहुत दफा ऐसा हुआ कि कबीर के हाथ से कार का बैलेंस छूटे जा रहा था, मगर कैसे भी करके कबीर आगे बढ़ता जा रहा था। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती तो कभी उसकी आंखें एकदम से खुल जाती। वो ये भी समझ रहा था कि जिस तरीके से वो ड्राइव कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मगर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। काजल का प्यार कबीर को मरने नहीं दे रहा था। जब भी उसकी आंखें बंद होने लगती थी वो काजल को याद करने लगता था। आखिर उसके लिए ही वो अभी अपने आप को बचा के लाया था। बहुत देर तक उल्टा सीधा कार चलाने के बाद कबीर अपने मुकाम पर आ गया था। आखिर में आते हुए कबीर ने वहां पर बाहर एक पेड़ में अपनी कार को लड़ा दिया था।
मास्टर जियो अभी जागे हुए थे तो उन्होंने जब हल्ला सुना तो वो भागते हुए उस तरफ गए जहां पर कबीर की कार का एक्सीडेंट हुआ था। मास्टर जियो ने जैसे ही उस कार को देखा वो समझ गए कि यहाँ कौन आया था। उनके मुंह से हल्की सी आवाज आई, कबीर। इसके बाद वो भागते हुए बाहर की तरफ चले गए। पास जाने पर उनको समझ आ गया कि कबीर ने बहुत बुरी तरह से कार को ठोका है। लोगों की भीड़ को हटाते हुए मास्टर जियो कार के गेट को खोलकर कबीर को देखते हैं। कबीर बेहोश हो गया था। उसको कोई भी होश नहीं था कि उसके पास कौन है या कौन नहीं है। मास्टर जियो ने पहले कबीर को अच्छे से देखा। कबीर को बहुत ज्यादा चोट आई थी। बाकी के लोग जो वहां पर खड़े थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को हाथ लगाएं या नहीं, क्योंकि पुलिस केस भी हो सकता था। बस इसी डर से वहां केवल मास्टर जियो ही थे जो कबीर को बाहर निकालने की बात सोच रहे थे। इसके बाद जब मास्टर जियो ने कबीर को बाहर निकालने के लिए उसको पकड़ा, उनको अचानक से लगा जैसे कि कबीर के पेट के पास बहुत सारे कपड़े बंधे हुए थे। मास्टर जियो को उस वक्त समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, मगर उसको ये बात समझ आ गई कि कबीर नॉर्मल नहीं था। बाहर निकलने पर कबीर के पूरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। जब उस वक्त वो गुफा में सबके गले काट रहा था तब बहुत से लोग उसके शरीर पर गिरते हुए जमीन पर गिरे थे, मगर ये बात किसी ने नहीं देखी थी, तो इस बात को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर इस बात को समझना आसान था कि कबीर किस तरह की जंग से लौटा था। मास्टर जियो को भीड़ के बीच में देख के अब तक आर के भी आ गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जियो भीड़ के बीच में क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि वो भीड़ हटा के देखता, उसको आसपास के लोगों की बातों से पता लग गया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आर के गुस्से में आगे बढ़कर मास्टर जियो को अभी भीड़ से अलग करना चाहता था, मगर जब वो अंदर की तरफ गया तो उसके होश हवा हो गए। उसने देखा कि मास्टर जियो कबीर की तलाशी ले रहे हैं और स्ट्रेचर लाने को बोल रहे हैं। आरके ने मौका देखते हुए मास्टर जियो को पीछे किया और बहुत अच्छे तरीके से कबीर को अपनी गोद में उठाकर भीड़ से बाहर की तरफ चला गया। मास्टर जियो भी उसके पीछे आ रहे थे। जब आरके कबीर को अंदर लेकर जा रहा था तो मास्टर जियो उसके पेट के पास बंधे कपड़े को हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आरके की स्पीड के आगे वो कुछ नहीं कर पाए थे। मगर अब उनको शक हो रहा था कि कबीर के साथ जरूर कुछ बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले कि मास्टर जियो कुछ दिमाग लगा पाते, आरके ने कबीर को स्ट्रेचर पर रख दिया था। जैसे ही कबीर को आरके ने रखा, वहां पास के केबिन से डॉक्टर भी आ गए थे। वो लोग आते ही कबीर को चेक करने लगे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। मास्टर जियो ने डॉक्टर को इशारे में कबीर को अंदर ले जाने को कहा। वो डॉक्टर बहुत अच्छे से मास्टर जियो को पहचानता था। अब जब मास्टर जियो ने बोल दिया तो कबीर भी उनके लिए बहुत अच्छा आदमी हो गया था। जब कबीर अंदर चला गया तो आरके ने मास्टर जियो से परेशान होते हुए कहा, क्या है ये, कबीर का एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे नहीं पता आरके। अभी मैं बाहर चाय पीने निकला था कि तभी मैंने देखा कुछ लोग किसी कार को घेर के खड़े हैं। जब मैं वहां पर गया तो देखा कि कार में कबीर था। मास्टर जियो ने आरके को समझाते हुए कहा, मगर ये गया कहाँ था और ये इस वक्त कहां से आ रहा था? आरके ने मास्टर जियो से इस तरह पूछा कि वो उसको एक बार तो बता ही देंगे कि कबीर कहां से आ रहा है। पता नहीं मुझे बस इतना पता है कि रात को 10 बजे से गायब था, मास्टर जियो ने परेशान होते हुए कहा। वो भी आरके से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे। वो इस बात के चक्कर में थे कि डॉक्टर से बात करके कंफर्म करें कि कबीर को क्या हुआ है। इन लोगों का भी समझ नहीं आता, अगर कुछ करना ही है तो हमें साथ में लेकर जाना चाहिए था। वो उधर लेटा है कार्तिकेय, उसका भी यही प्रॉब्लम है। आरके ने कबीर और कार्तिकेय को एक ही लपेटे में रखते हुए कहा। अब वो जैसे भी हो, मतलब वो नहीं है। अभी कबीर को क्या हुआ है मुझे इस बात से मतलब है। अब अपना दिमाग सही जगह लगाओ और डॉक्टर से बात करके मुझे बताओ कि कबीर को क्या हुआ है। मास्टर ने आरके को फटकार लगाते हुए कहा। मास्टर जियो आरके की बकवास से परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आरके उनके साथ इस बात की बहस में क्यों उलझा हुआ है। मास्टर जियो की बात सुनकर आरके भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। इससे पहले कि मास्टर जियो उससे कुछ और कहते, उसने मास्टर को गुस्से में कहा, हम पे काहे गरम हो रहे हो? आरके की इस बात को मास्टर जियो ने बहुत सीरियस लेते हुए उसको घूर के देखा। आरके समझ गया कि अब उसने गलत तार छेड़ दिया है। वो वहां से बिना कुछ कहे बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर जियो की निगाह कबीर के डॉक्टर के ऊपर टिकी थी। वो सोच रहे थे कि डॉक्टर बाहर आए तो कोई अच्छी खबर मिले कि कबीर ठीक है या खतरे में नहीं है। कुछ पल के इंतजार के बाद मास्टर जियो को मौका मिल गया कि वो कबीर के डॉक्टर से बात करें।
डॉक्टर का चेहरा ये बता रहा था कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इससे पहले कि मास्टर जियो कबीर से कुछ पूछते, मास्टर जियो को डॉक्टर ने खुद आकर बता दिया कि कबीर की हालत अच्छी नहीं है। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। साथ में कबीर के शरीर पे गोली के निशान हैं, मगर गोली शरीर के अंदर नहीं है। उसका बहुत सारा खून बह गया है, इतना कि अब कुछ देर में उसकी जान भी जा सकती थी। यहाँ पर डॉक्टर ने मास्टर जियो को बताया कि जो कपड़े कबीर के पेट के पास बंधे थे वो सब खून रोकने के लिए बांधे गए थे। इसके बाद आखिर में जो बात डॉक्टर ने मास्टर जियो को बताई वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसने मास्टर जियो को बताया कि कबीर किसी बहुत बेकार सी जगह पर लड़ाई करके आया है। उसके कपड़ों पर बहुत अलग अलग तरह का खून लगा हुआ है। आखिर में जाने से पहले डॉक्टर ने मास्टर जियो को कबीर का मोबाइल दिया, मगर डॉक्टर के हाथ में दो मोबाइल थे। एक तो कार्तिकेय का था और एक चीफ का, मगर ये बात मास्टर को नहीं पता थी। इतना कहने के बाद मास्टर जियो से डॉक्टर ने ऑपरेशन का फॉर्म भरने को कहा और वहां से चला गया। जाते हुए डॉक्टर ने मास्टर जियो को जितने जवाब नहीं दिए थे उससे ज्यादा वो उनके लिए सवाल छोड़ के चला गया था। सवाल जैसे कि कबीर कहाँ गया था, वो किस जगह लड़ाई करके आ रहा था। बात यह भी थी कि अगर कबीर जिंदा वापस आया था तो जरूर से उसने किसी को मारा था। अब किसको मारा था ये भी नहीं पता था। इसके बाद ये दूसरा मोबाइल किसका था जो कबीर के पास से मिला था। ऐसे ही बहुत से सवाल थे जो अभी मास्टर जियो को परेशान कर रहे थे। मास्टर जियो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि इन सब सवालों के जवाब कबीर ही दे सकता था। मास्टर जियो ने कबीर को बताए बिना ही चीफ को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे, मगर उसको क्या पता था कि कबीर ने चीफ को दफनाया था। मास्टर जियो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मन की बढ़ती बेचैनी को छिपाना आसान नहीं था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उनको अब डर लग रहा था। वो बस इस बात से परेशान नहीं थे कि वो किस तरह से अपने आदमियों की कमी को पूरा करेंगे। वो इस वजह से परेशान थे कि उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था उसको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर वो बहुत दिन तक किसी लड़ाई में रहे तो उनके आगे बढ़ने के अवसरों पर रोक लग सकती थी। अचानक से मास्टर जियो की नजर एक काले साये पर जाती है। वो पहले उसको इग्नोर करते हैं, मगर बाद में वो आरके को कॉल करके रूम के बाहर उस आदमी के बारे में बताते हैं जो कार्तिकेय के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था। आरके ने तुरंत से उस आदमी को देखा और पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भागने लगा। हॉस्पिटल होने के कारण आरके गोली भी नहीं चला सकता था, मगर आगे जाकर वो आदमी गिर गया और आरके ने उसको पकड़ लिया। आखिर कौन है ये काला साया? कबीर जब चीफ को मारकर लौट रहा था तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये समझ आ गया था कि उसको जल्द हॉस्पिटल की जरूरत है। कई दफा तो कबीर की कार सड़क से उतरकर चल रही थी, मगर वो कार को बहुत ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। कैसे भी करके कबीर हॉस्पिटल तक आ गया, मगर उसका वहां पर एक्सीडेंट हो गया। वहां पर मास्टर जियो ने कबीर की कार को पहचानते हुए उसको कार से बाहर निकाला। बाद में वहां पर आरके भी आ गया था। आरके ने कबीर की हालत को देखते हुए उसको अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ गया। बाद में आरके और मास्टर जियो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर को क्या हुआ है और वो अभी इतनी रात में कहां से आ रहा है, मगर उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। अब डॉक्टर ने कबीर को देखना शुरू कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। मास्टर जियो अब डॉक्टर के जवाब का इंतजार करने लगे। बाद में डॉक्टर ने मास्टर जियो को बताया कि कबीर को गोली लगी है, मगर गोली कबीर के शरीर से बाहर है, यानी कि निकाली जा चुकी। साथ ही कबीर की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है। कबीर के कपड़ों पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। मास्टर जियो डॉक्टर की इस बात से और ज्यादा परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ने कहीं जाकर किसी को मारा है या उसके ऊपर कहीं हमला हुआ है। वैसे उसकी कार तो सही थी, तब ये सब कैसे हुआ था? यही सब सोचते हुए मास्टर जियो बाहर आकर बैठ गए। अब कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अचानक से मास्टर जियो ने देखा कि कोई इंसान जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं वो कार्तिकेय के रूम के बाहर से जासूसी कर रहा है। मास्टर जियो ने उस आदमी को देखते हुए तुरंत से उसको पकड़ने के लिए आरके को बोल दिया। जब उस आदमी को लगा कि कोई उसको पकड़ने आ रहा है तो उसने भागने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाया। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है।
मगर सबको यही लग रहा था कि ये चीफ का आदमी है। आरके ने सिर्फ उसको पकड़ा ही नहीं था, वो उसको मार भी रहा था। वो हर तरीके से खुद को आरके से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई बात बन नहीं रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जब मास्टर जियो ने देख लिया कि आरके ने उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, तो उन्होंने भी उस तरफ का रुख कर लिया। उनको भी इस बात को जानने में दिलचस्पी थी कि कौन है जो उनको खुले तौर पर चैलेंज कर रहा है। जब मास्टर जियो उसके पास गए तो आरके ने उसका मार मार कर बहुत बुरा हाल बना दिया था। आरके तो मार्शल आर्टिस्ट था ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सामने वाले को किस तरह से मार रहा है। जब आरके ने गन निकालने की कोशिश की तो मास्टर जियो ने उसको इशारे से मना कर दिया। मास्टर जियो शायद से नहीं चाहते थे कि कोई हॉस्पिटल के अंदर गन को देखे। हॉस्पिटल में अक्सर वो लोग आते हैं जो किसी तरह से परेशान होते हैं। अब यहाँ भी अगर उनको खून खराबा देखने को मिले तो ये अच्छी बात नहीं होती। मास्टर जियो बहुत ज्यादा सेंसिबल इंसान थे, वो कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते थे। आरके को भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी कि मास्टर जियो ने गन निकालने को क्यों मना कर दिया। मगर अभी कुछ देर पहले ही मास्टर जियो से उसकी लड़ाई हुई थी, तो वो अब फिर से मास्टर जियो को नाराज नहीं करना चाहता था। जब तक मास्टर जियो ने आरके को रोका था, तब तक उस नकाबपोश आदमी को भी मार खाने से कुछ आराम मिल गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मास्टर जियो ने आखिर में आरके को इशारे में उस आदमी को हॉस्पिटल के बाहर लाने को कहा। आरके ने उस आदमी को उठाया और मास्टर जियो के पीछे पीछे चला गया। मास्टर जियो हॉस्पिटल के बाहर जाकर एक पेड़ के पास रुक गए। उसके बाद जब आरके उस आदमी को लेकर आया तो उन्होंने उसका फेस मास्क हटाने को कहा। अब आएगा असली मजा। पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे आरके ने कहते हुए उस आदमी का नकाब निकाल दिया। उस आदमी के नाक से खून बह रहा था। ये सब आरके के मार का असर था। अब अचानक से मास्टर जियो ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उस आदमी को ऑफर किया। उसको गुस्सा आ रहा था तो उसने पहले नहीं लिया, मगर बाद में उसको जब आरके ने पीछे से टोका तो उसने इसको ले लिया। जब वो अपना खून सुखा रहा था तो उसके दिमाग में दो बातें चल रही थी। पहली ये कि उसको मारने वाला ही उसके जख्म को भरने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी ये कि आखिर मास्टर जियो किस तरह के आदमी है। कौन हो भैया? जेम्स बॉन्ड हो क्या? रात के अंधेरे में निंजा वाली एंट्री करके आए हो? बात क्या है, हमें भी बताओ जरा, आरके ने पूछा। मैं यहाँ पर कबीर को देखने आया था, उस आदमी ने कहा। उसके इतना कहते ही पीछे आरके ने उसको फिर से मारा। गलत जवाब पर मार पड़ेगी मुन्ना। प्यार से पूछा जा रहा है तो इज्जत से सही बता दो, क्यों हम लोग को हिंसा की तरफ ला रहे हो? आरके ने कहा। आरके अभी शराब के नशे में था, इसलिए वो बहुत अलग तरीके से बात कर रहा था। मास्टर जियो इस बात को समझ गए थे और आरके की बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जब आरके ज्यादा बोलने लगा तो मास्टर जियो ने उसको हाथ से रोकते हुए खुद बात करते हुए कहा, देखो तुम जहाँ खड़े थे वहाँ कार्तिक भर्ती है, ना कि कबीर। और तुम हो कौन जो कबीर को जानते हो? मास्टर ने पूछा। मेरा नाम रणवीर है, मैं इस कहानी का डायरेक्टर हूँ जो आपने अभी कबीर के साथ होते हुए देखा है। रणवीर की बात ने मास्टर जियो का दिमाग और ज्यादा घुमा दिया था, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए रणवीर से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह का डायरेक्टर और कबीर को आप कैसे जानते हैं? मास्टर जियो ने पूछा। रणवीर ने जितने अच्छे से कबीर का नाम लिया था, मास्टर को उसकी बात में इंटरेस्ट आ गया। देखिए, मैं वही हूँ जिसने कबीर की रिपोर्ट को मार्केट में सेल किया था। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने उस रिपोर्ट को खुद नहीं चुराया था, बल्कि कोई मेरे पास लेकर आया था। और हाँ, ना ही मैंने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, रणवीर ने कहा। उसकी बात सुनकर मास्टर जियो का दिमाग खराब हो गया। मास्टर जियो ने अचानक से उसको जोर का एक थप्पड़ मार दिया। आपके मारने से क्या होगा? कबीर को सिर्फ मैं ही हूँ जो बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। अभी आपने पूरी कहानी नहीं सुनी है, मुझे मौका तो दीजिए कि मैं अपनी बात को कह सकूं। रणवीर की यह बात आरके को पसंद आई। उसने उसको इशारे से अपनी बात को आगे कहने को कहा। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है बच्चे, जो कहना है जल्दी कहो, पूरी करो अपनी कहानी। मास्टर जियो ने उसको गुस्से भरे लहजे में कहा। हुआ यूं कि जब मेरे पास कबीर की रिपोर्ट आई तो मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि उसको किसी ऐसे रिपोर्टर को दे देना जो सारस्वत परिवार का एंटी हो। मैंने ऐसा ही किया भी, मगर मैंने उस आदमी से वादा लिया था कि वो बिना मेरी इजाजत की इस रिपोर्ट को कुछ नहीं करेगा, मगर वो नहीं माना और उसने उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। रणवीर ने डरते हुए कहा। यानी कि तुमने वो रिपोर्ट अतुल साहनी को दी थी रखने के लिए, मगर उसने उसको बाहर निकाल दिया। मास्टर जियो ने हालत को समझते हुए कहा। उनके दिमाग में पूरी कहानी का रील चल रहा था।
हाँ, ऐसा ही। मैं इसके साथ कबीर के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा था। इसके लिए मैं कबीर के डॉक्टर नीरज से भी मिला था और बाद में मैं कुछ पेपर के जरिए हर्षवर्धन के पास भी गया था। रणवीर ने कहा। उसकी बातों में अब एक अफसोस नजर आने लगा था। कबीर बहुत बड़ी चीज है मिस्टर। खैर, आगे क्या हुआ? मास्टर जीयू ने कहा। डॉक्टर नीरज से बात करके मुझे लगा कि कबीर को फंसाया जा रहा है, इसलिए मैंने रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले कबीर के बारे में जानने की कोशिश की, मगर काम नहीं बना। आगे मैं जब हर्षवर्धन के यहाँ था तो कार्तिकी ने मुझ पर हमला कर दिया और उसके बाद मुझे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। वो कौन था मुझे नहीं पता, मगर उसने मुझे कबीर के बारे में बहुत सी गलत बात को पब्लिश करने को कहा था, जिसका सबूत उसने मुझे देने को कहा था। मैं चाहकर भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाया। मास्टर जीओ रणवीर की बात को सुनकर समझ गए थे कि हो ना हो ये चीफ का काम था। रणवीर के चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द और डर दोनों ही था। तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मास्टर जीओ ने उससे पूछा। मैं यहाँ पर कबीर को देखने के लिए आया था, मगर जैसे ही मैं यहाँ पर आया मुझे पहले कार्तिकेय मिल गया। मैं अभी उसी को देख रहा था कि तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, रणवीर ने अपनी सफाई में कहा। मास्टर जीओ को उसकी बात पर भरोसा हो रहा था, मगर उनको डर भी था कि हो सकता है कि चीफ का आदमी हो और यहाँ पर रणवीर नाम बताकर कबीर और कार्तिकेय को मारने आया हो। मगर अभी ये सिर्फ एक शक था। मास्टर जीओ के पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि रणवीर सच में ऐसा कुछ करने आया है। तुमको ये कैसे पता कि कबीर यहाँ पर है? सच सच बताना, मास्टर जीओ ने पूछा। कबीर के अंदर शायद मुझे किडनैप करने वाले ने कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है। उसका एक सिग्नल मुझको भी मिलता है मेरे फोन पर, ये देखिए। इतना कहते हुए रणवीर ने मास्टर जीओ को अपना फोन के स्क्रीन पर उस सिग्नल को दिखाया। ये देख के मास्टर जीओ का मुंह खुल गया। इन बातों का लेवल इतना ज्यादा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो सकता है। इस चीज को देख के मास्टर जीओ ही नहीं बल्कि आर के भी सदमे में आ गया था। उसका नशा अब गायब हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर का दुश्मन किस हद तक जा सकता था। अब तो मास्टर जीओ को कोई भी शक की गुंजाइश नहीं बची थी कि रणवीर को भी गाइड करने वाला इंसान चीफ ही था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर उसको ये बात समझ आ गई थी कि चीफ का लेवल बहुत ऊपर है। मास्टर जीओ ने रणवीर को यह बताने को कहा कि अभी से कुछ देर पहले कबीर कहाँ था, ये बता सकता है क्या? रणवीर ने अपने डिवाइस पर सब चेक किया और अपने हिसाब से मास्टर जीओ को बताया कि कबीर कुछ घंटे पहले कहाँ पर था, मगर वहां पर बहुत ज्यादा देर तक था। जगह का पता नहीं चल पाया क्योंकि कबीर अब अलग जगह पर था। इसके बाद रणवीर ने मास्टर जीओ को बताया कि वो अतुल साहनी को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। इस बात को सुनकर मास्टर जीओ को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मास्टर जीओ ने उससे तुरंत पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तब रणवीर ने जवाब दिया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो इस गलती को सुधारना चाहता है। मगर मास्टर जीओ को अभी भी शक था कि ये रणवीर सच में उसके साथ है या दिखावा कर रहा है। मास्टर जीओ ने आखिर में रणवीर को बताया कि कबीर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मगर मास्टर जीओ ने अभी रणवीर को इस बात को किसी के साथ शेयर करने के लिए मना कर दिया। रणवीर अभी कबीर से मिलना चाहता था, मगर मास्टर जीओ ने उसको भी रोक दिया क्योंकि अंदर कबीर का ऑपरेशन हो रहा था। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया का कोई भी आदमी अभी कबीर से मिले। पूरे शहर में बहुत ना बराबर लोगों को पता था कि कबीर अभी कहां पर है। क्या मास्टर जीओ के कहने पर आरके ने उस आदमी को पकड़ लिया था जो कि कार्तिकेय को मिलने आया था। जब मास्टर ने उसको पकड़ लिया तो बाहर ले जाकर वो उससे पूछताछ करने लगे कि वो कौन है और उसके आने का मकसद क्या है। अब जब उसको समझ आ गया था कि वो भाग नहीं सकता है तो उसने सच बताना शुरू कर दिया। उसने अपना नाम रणवीर बताया। इसके बाद उसने मास्टर जीओ को सब सच बता दिया कि वो किस तरह से कबीर के गेम में इन्वॉल्व हुआ था। अपने बारे में जब उसने बताया तो सबको यही लगा कि उसको चीफ ने भेजा है या वो चीफ का आदमी है। मगर बाद में उसने क्लियर किया कि उसने जिस आदमी को रिपोर्ट दी थी उसने उसको धोखा दिया है। मास्टर जीओ का दिमाग खराब हो गया था, मगर जब रणवीर ने बताया कि वो कबीर को बचाने के लिए कोशिश में लगा था तब उसको कोई किडनैप कर लेता है। उसके बाद उसको कबीर को और ज्यादा परेशान करने को कहा जाता है और साथ ही रणवीर ने सबको ये भी बताया कि कबीर के शरीर में कोई सा ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा हुआ है। आखिर में मास्टर जीओ उससे पूछते हैं कि वो कार्तिकेय के कमरे में क्या कर रहा था, तो रणवीर उनको बताता है कि वो यहाँ पर कबीर से मिलने आया था, मगर उसको पहले कार्तिकेय दिखा।
इसलिए वो वहां पर रुककर उसको देख रहा था। मास्टर जियो और आरके को रणवीर की बातों पे शक तो नहीं था, मगर अभी के जैसे हालात हो गए थे, मास्टर जियो को अब किसी पे भरोसा नहीं रहा था। उनके मन का डर भी वाजिब था। कोई नहीं जानता था कि कौन किसके घात में बैठा हुआ है। रणवीर ने इसके बाद कबीर से मिलने की बात की, लेकिन मास्टर जियो ने उसको ये बताया कि कबीर का एक्सीडेंट हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। मास्टर की बात को मानते हुए रणवीर खुद को रोक लेता है। अब मास्टर जियो और रणवीर अकेले ही हॉस्पिटल में घूम रहे थे। मास्टर जियो का बिहेवियर अब रणवीर को अच्छा लग रहा था। वैसे वो आज ही मास्टर जियो से मिला था, मगर उसने पहले भी मास्टर जियो का नाम सुना था। मास्टर जियो ऐसा नाम था जिसको बहुत से लोगों ने सुना था, मगर बहुत कम लोगों ने सुना था। मास्टर जियो अभी रणवीर को टेस्ट कर रहे थे। वो ऐसे ही सब पर भरोसा नहीं कर सकते थे, मगर जिस तरीके से रणवीर ने अपने आप को उनके सामने रिप्रेजेंट किया था, उसको देख के लग रहा था कि उसको मास्टर जियो के साथ काम करने में इंटरेस्ट था। बातों बातों में मास्टर जियो ने रणवीर से उसके पास्ट लाइफ और बहुत कुछ के बारे में जानने की कोशिश की थी। रणवीर ने भी उनको बहुत अच्छे से अपने बारे में बहुत कुछ बताया, जैसे कि उसकी पढ़ाई कहाँ हुई और उसके बाद वो किस तरह से इस पत्रकारिता वाली जगह पर आ गया था। मास्टर जियो से बात करते समय रणवीर का मन तो बहुत कर रहा था कि वो किसी भी तरह से मास्टर से कबीर के बारे में जानने की कोशिश करे, मगर मास्टर जियो जानबूझकर उसके इस टॉपिक को इग्नोर कर देते थे। मगर रणवीर भी कहाँ मानने वाला था। उसको बहुत पहले से कबीर के बारे में जानने की इच्छा थी। वो अपनी इस बात को छुपा नहीं पा रहा था। आखिर में उसने खुल के कबीर के ड्रग वाले केस के बारे में बात कर ली। रणवीर ने इस सवाल को इस तरह से पूछा कि मास्टर जियो को उसकी बात पर हंसी आ गई। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जियो उसकी बात पर क्यों हंस रहे हैं, मगर उसने उनको टोका नहीं। बाद में मास्टर जियो ने रणवीर को बताया कि कबीर सिगरेट के सिवा कोई नशा नहीं करता है। कबीर के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश किसका है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर जिसने भी इस काम को किया है, उसने बहुत सोच समझकर इस काम को अंजाम दिया है। मास्टर जियो की बात सुनकर रणवीर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो किस तरह से मास्टर जियो से नजर मिला पाएगा। उसके कारण आज एक बेगुनाह आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया है। रणवीर का उदास चेहरा देख के मास्टर जियो समझ गए थे कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, मगर मास्टर जियो ने उसको समझाया कि हम कई बार साजिश का शिकार हो जाते हैं। हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ चाहते हैं। अचानक से रणवीर ने पूछा कि क्या कबीर उसको माफ कर देगा उसकी इस हरकत के लिए। मास्टर जियो इस बात को कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम उसकी मदद करोगे तो आराम से कर देगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। मगर अब हम लोगों को ये सोचना है कि हम कबीर की इमेज को कैसे बना सकते हैं जो तुमने स्पॉइल कर दी है। कोई नहीं जानता था कि कबीर ड्रग लेता है या नहीं, मगर अब सबको पता है कि वो ऐसा काम करता है। तो बात वहीं आकर खत्म होती है कि तुमने जो कुछ भी कबीर से छीना है उसको वापस कर दो। अगर आप मुझे गाइड करें तो मैं आराम से इस काम को कर लूंगा। देखिए, मुझे इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर करना कैसे है ये नहीं पता है। रणवीर की इस बात को सुनकर मास्टर जियो उससे पूछते हैं कि उसने अतुल साहनी के बारे में क्या सोचा है। तब रणवीर गुस्से में कहता है कि उसके कारण ही मैं आज एक अच्छे आदमी के सामने जलील हो रहा हूँ। उसको दिक्कत थी सारस्वत परिवार से, मगर उसने अपना गुस्सा कबीर पर निकाल लिया। सबसे पहले तो हमें उस अतुल को उसके बिल से बाहर लाना पड़ेगा। अतुल तुम्हारा दोस्त है क्या, या उसके बारे में तुम कुछ ऐसा जानते हो जो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सके? क्योंकि वो यहाँ इस शहर में नहीं है। मैंने बहुत समय से उसके बिजनेस और घर पर नजर रखी हुई है, मगर वो मेरे हाथ नहीं लगा है। मास्टर जियो ने चलते चलते और रुकते हुए अचानक से रणवीर से पूछा, नहीं मास्टर जियो, वो मेरा दोस्त नहीं है। उस जैसा घटिया इंसान मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, मगर मैं उसके बारे में इतना तो जानता हूँ कि वो किस तरह से बाहर आ सकता है। रणवीर ने सोचते हुए कहा। वो अब मास्टर जियो से ज्यादा बेताब था अतुल से मिलने के लिए। क्या है उसकी कमजोरी, मास्टर जियो ने पूछा। इससे पहले कि रणवीर कुछ बोल पाता, अचानक से उसने सुना कि कबीर को होश आ गया था। अब बस मास्टर जियो उसके कमरे की तरफ भागते हुए आगे बढ़ गए। उनके पीछे रणवीर भी आ गया था। मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रणवीर भी उनके पीछे आ रहा है। जब मास्टर जियो कबीर के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि कबीर अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर वो बहुत धीमी आवाज में कोई नाम ले रहा था।
जब मास्टर जियो ने पास जाकर सुना तो कबीर ने उनके कान में कहा, काजल। इस नाम को सुनकर मास्टर जियो मुस्कुराए और कमरे के बाहर निकल गए। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कबीर ठीक हो जाए और उसके बाद रात को क्या हुआ था इस बारे में बताए। जब मास्टर जियो बाहर आए तो उनको बहुत झटका लगा। उनके सामने पुलिस थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है। पहले तो उनको लगा कि पुलिस किसी और केस में आई है, मगर जब उन्होंने पुलिस के आदमी को डॉक्टर से कबीर के बारे में बात करते सुना तो उनका दिमाग वहां पर रुक गया। कोई नहीं जानता था कि मास्टर जियो इस वक्त क्या करने वाले हैं। सुबह के 6 बज रहे थे। उनको अभी इस बात की टेंशन नहीं थी कि पुलिस को डील कैसे करना है, मगर उनको इस बात की टेंशन थी कि उनको पता नहीं था कि कबीर ने क्या किया है। पुलिस इतनी सुबह यूं ही नहीं किसी को ढूंढने के लिए आई होगी। इस वक्त मास्टर जियो का कोई भी आदमी मास्टर जियो के पास नहीं था। आरके कार्तिकेय के पास था और पारस अड्डे पर था। अचानक से डॉक्टर ने मास्टर जियो की ओर इशारा करते हुए पुलिस को बता दिया कि वही आदमी कबीर को लेकर आया था। जब पुलिस वाले को यह बात कंफर्म हो गई कि कबीर को मास्टर जियो ही लेकर आया है तो पुलिस वाला मास्टर जियो के पास नहीं आया, मगर वो हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चला गया। मास्टर जियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो पुलिस वाला आखिर में क्या चाहता है मास्टर जियो से। अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो उसको मास्टर जियो से एक दफा बात तो करनी चाहिए थी। कुछ पल के लिए तो मास्टर जियो ने सोचा कि शायद से वो बहुत ज्यादा डर गया होगा, इसलिए ऐसा किया। मगर तभी मास्टर जियो उस पुलिस वाले को देखते हैं। वो वापस से मास्टर जियो के पास आ रहा था। वो मास्टर जियो के पास आता है और बहुत आराम से उनसे कहता है कि उसके साहब उसको बुला रहे हैं। मास्टर जियो को कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि अचानक से कौन से साहब आ गए हैं जो मास्टर जियो को बुला रहे हैं। पहले के सभी साहब तो मास्टर जियो से मिलने आते थे। आज अचानक से गंगा उल्टी कैसे बह रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर मास्टर जियो अपने एक्सपीरियंस से इस बात को समझ गए थे कि जरूर से कोई नया ऑफिसर आया है। अब ये कौन था इसका पता तो अंदर जाकर ही पता चलने वाला था। पुलिस के जाने के बाद मास्टर जियो अपने काम पर लग गया। उसने अपना हुलिया सही किया और बाहर की तरफ निकल गया। रणवीर बहुत आराम से मास्टर जियो को जाता हुआ देख रहा था। मास्टर जियो अब हॉस्पिटल के बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वहां पर एसपी की कार लगी हुई है। वो समझ गए कि उनकी मीटिंग कार में होने वाली है। बिना देर किए वो उसकी तरफ भागे चले गए। उनको एसपी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनको ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि आखिर कौन सा एसपी उनको बुलाकर मिलने की कोशिश कर रहा है। जब मास्टर जियो कार के पास गए तो ड्राइवर ने मास्टर जियो के लिए दरवाजा खोल दिया। मास्टर जियो आराम से अंदर की तरफ चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा नौजवान एसपी की वर्दी में उनके सामने बैठा हुआ है। उसने मास्टर जियो को विश करते हुए उनका हाल चाल पूछा। मास्टर ने भी विश का जवाब बहुत गर्मजोशी से दिया। अभी तक तो सब ठीक लग रहा था। एसपी साहब बहुत आराम से मास्टर जियो को बता रहे थे कि उनको नियम कानून बहुत ज्यादा पसंद है, मगर उनको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो नियम कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं। मास्टर जियो अचानक से उस एसपी से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से एसपी साहब को मास्टर जियो को नियम कानून याद दिलाने की जरूरत हो गई थी। अचानक से एसपी ने मास्टर जियो को उनकी फाइल दिखाई। इसको देखने के बाद मास्टर जियो कुछ पल के लिए खामोश हो गए। अभी मास्टर जियो के पास इन्हीं बातों का जवाब नहीं था कि अचानक से एसपी साहब ने कबीर को याद कर लिया, ये कहते हुए कि मास्टर जियो आप अकेले ही बहुत हैं, अपने आदमियों को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मास्टर जियो ने उसकी बात को न मानते हुए खुद को बेकसूर बताया। साथ में ये भी कहा कि उनके आदमी किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं करते। एसपी समझ गया कि मास्टर जियो ऐसे नहीं मानने वाले हैं। इसके बाद एसपी ने बिना देर किए उस अड्डे के फोटो को दिखाया जहां पर कबीर रात को सबको मार कर आया था। मास्टर जियो को सच में नहीं पता था कि उसके किस आदमी ने इस काम को किया है। आखिर में मास्टर जियो ने बात बदलने के लिए एसपी को अपने घर का निमंत्रण दिया। पहले तो एसपी चुप था, मगर अचानक से वो गुस्सा हो गया। उसने मास्टर जियो को फिर से आगाह करते हुए कहा कि अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हारी खातिरदारी अपने घर पर करूंगा। इसका मतलब था कि वो मास्टर जियो को हवालात में पीटेगा। मास्टर जियो की ऐसी बदनामी कभी नहीं हुई थी। इतना सुनने के बाद वो एसपी की कार से बाहर आ गए। अब जब उनके ऊपर एसपी की नजर पड़ गई थी तो उनको सावधान रहने की जरूरत थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। क्या ये नया एसपी शिमला के बॉस को हरा देगा? मास्टर जियो रणवीर से बात करने के बाद कबीर को देखने के लिए जाता है। जब वो रणवीर से बात कर रहे थे तभी अचानक से कबीर के होश में आने की खबर आ जाती है। वो भागते हुए कबीर को देखने के लिए जाते हैं। कबीर का ऑप्शन सही रहा था, मगर अभी
वो होश में नहीं आया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया था। उसके बाद बस काजल का नाम ले रहा था। मास्टर जियो को समझ आ रहा था कि कबीर को अभी काजल की जरूरत है, मगर वो अभी काजल को बुला नहीं सकते थे। रणवीर ने भी कबीर से मिलने की कोशिश की, मगर मास्टर जियो ने उसको मना कर दिया। मास्टर जियो नहीं चाहते थे कि रणवीर अभी कबीर से मिलकर कोई बात करे। कबीर को अभी आराम की जरूरत थी। कबीर से मिलने के बाद वो बाहर आ गए। अब वो रणवीर से अतुल को ढूंढने के प्लान के बारे में पूछते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अतुल को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। रणवीर अभी उनको बता ही रहा था कि वो अतुल को बाहर निकालने का सोच रहा था कि तभी मास्टर जियो का आदमी आता है और मास्टर जियो को बताता है कि कुछ पुलिस वाले कबीर के बारे में बात कर रहे हैं। मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद मास्टर जियो को एक पुलिस वाला बुलाने को आता है कि उसको कोई साहब बुला रहे हैं। मास्टर जियो को पहले तो हंसी आ जाती है कि पुलिस वाले उसको उसके घर पर मिलने आते थे और अब कोई उसको बुला रहा है। मास्टर जियो इस बात को समझ गए थे कि कोई नया ऑफिसर आया है, वो उससे मिलने जाते हैं। रणवीर अभी भी खड़ा होकर मास्टर जियो को देख रहा था। जब मास्टर उस कार तक आए तो उनको दरवाजा खोलकर अंदर बैठाया गया। इसके बाद अंदर बैठे एसपी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मास्टर जियो को समझाने की कोशिश की। एसपी मास्टर जियो को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसको अपने रास्ते को बदलना पड़ेगा और अपने आदमियों को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मास्टर जियो और कबीर उस एसपी के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। उस एसपी की बातों से मास्टर जियो को समझ आ गया था कि अब उसको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। जब एसपी की बात पूरी हो गई तो उसने मास्टर जियो को अपनी कार से बाहर निकाल दिया और चला गया। इस जगह पर मास्टर जियो का कोई भी आदमी नहीं था। एसपी की जाती हुई कार को देख के मास्टर जियो अपनी सोच में डूब गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वैसे तो इस शहर से बाहर भी मास्टर जियो के बहुत से पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट थे, मगर अभी के हालत को देखते हुए ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि कौन किसको सपोर्ट करने वाला है। कोई नहीं जानता था कि ये एसपी किस मूड का था। वैसे तो अपने क्राइम के पूरे इतिहास में मास्टर जियो को बहुत तरीके के ऑफिसर मिले थे। कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे भी थे। मास्टर जियो ने सबको बहुत अच्छे से काउंटर किया था। मास्टर जियो को यकीन था कि वो इसको भी काउंटर कर लेंगे, मगर अभी उनकी हालत सही नहीं थी। लगातार होती लड़ाई ने उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट को भी प्रभावित किया था। अब मास्टर जियो को ऊपर उठना था। मास्टर जियो को अभी लग रहा था कि जीएसपी उनके लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मास्टर जियो ने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और पारस को कॉल कर दिया। अब जबकि मास्टर जियो को अपने नए दुश्मन के बारे में पता लग गया था, तो वो पारस को उसके बारे में पता करने को कहते हैं। दुश्मन के बारे में जाने बिना कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। पारस ने जब इस बारे में सुना कि शहर का नया एसपी मास्टर से मिला है तो उसको भी अजीब लगा। एक तो पहले ही उन लोगों के पास बहुत सारी दिक्कतें थी और अब उस पर ये नया एसपी पता नहीं क्या करने वाला था। पारस के लिए इस वक्त एक और बात बहुत ज्यादा सोचने वाली थी कि मास्टर जियो ने उसको बताया था कि वो एसपी ईमानदार लग रहा था। ईमानदार लोगों से पारस को बहुत ज्यादा डर लगता था। उधर मास्टर जियो अभी भी हॉस्पिटल के बाहर नई मुसीबत के बारे में सोच रहे थे। मास्टर जियो यूं तो अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, मगर रणवीर को समझ आ रहा था कि उसको किसी बात की कोई परेशानी हो रही है। रणवीर ने पहले तो इग्नोर किया, मगर बाद में वो धीरे से मास्टर जियो के पास चला गया। उसने मास्टर जियो से बहुत डरते हुए इस बात को समझने की कोशिश की कि उसको किसकी तकलीफ हुई है, क्योंकि अभी जब वो कबीर से मिलकर आए थे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मगर अब जब वो उस पुलिस की वैन से वापस आए थे तो उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। मास्टर जियो रणवीर को कुछ बताना नहीं चाहते थे, मगर वो रणवीर को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे। रणवीर के बहुत ज्यादा पूछने पर मास्टर जियो ने आखिर में उसको बताया कि शहर के नए एसपी ने उसको और कबीर को सावधान रहने को कहा। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से और क्यों मास्टर जियो और कबीर को पुलिस सावधान रहने को बोल रही है। शायद से रणवीर को अभी कबीर और मास्टर जियो का आधा सच पता था, इसलिए उसने
बहुत अच्छे तरीके से मास्टर जियो से आगे की कहानी को जानने की कोशिश की। कोई नहीं जानता था कि मास्टर जियो अब रणवीर को सच बता देंगे या नहीं, लेकिन मास्टर जियो को रणवीर से कोई खतरा नहीं था, तो उन्होंने रणवीर को बता दिया कि वो इंटरनेशनल माफिया के आदमी है। रणवीर ने जब इस बात को सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि मास्टर जियो इस लेवल के आदमी होंगे। अपने आप को समझाने के लिए उसने बहुत सी कोशिश की, मगर अभी उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। रणवीर ने बहुत दिन पहले इंटरनेशनल माफिया का नाम सुना था। आज कबीर 4 साल के बाद वो इस नाम को सुन रहा था। नाम बताने के साथ मास्टर जियो ने उसको इस बात को भी याद रखने को कहा था कि उसके मास्टर जियो की सच्चाई को अपने पास ही रखना है। अगर उसने किसी को इस बारे में बताने का सोचा या किसी से इस तरह की भी डिस्कस की तो वो रणवीर के जीवन का आखिरी दिन होगा। रणवीर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसका पाला बहुत खतरनाक लोगों से पड़ा है। इस जगह से वो ना तो पीछे हट सकता था और ना आगे जा सकता था। मास्टर जियो ने रणवीर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था कि उसको मास्टर जियो का साथ देना चाहिए, मगर मास्टर जियो का नाम इतना ज्यादा था कि रणवीर खुद ब खुद उस प्रेशर में आ गया था। कोई नहीं जानता था कि रणवीर क्या फैसला लेगा, मगर मास्टर जियो को चौंकते हुए रणवीर ने अभी उनको एक सुझाव दिया कि उनको अपने पब्लिक इमेज का ध्यान रखते हुए उनको कुछ अच्छे काम करने चाहिए। मास्टर जियो को रणवीर की बात बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने रणवीर को बहुत अजीब तरीके से देखा। रणवीर देख के समझ गया कि मास्टर जियो को उसकी बात समझ नहीं आई है। रणवीर ने अपने हाथ के इशारे से सॉरी बोलते हुए मास्टर जियो को समझाया कि मास्टर जियो को अपनी पब्लिक इमेज को अच्छा करना पड़ेगा। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये बात समझ आ गई थी कि मास्टर जियो को किसी बात के लिए कन्विंस करना आसान नहीं था। रणवीर का कहना था कि मास्टर जियो को पहले मीडिया की हेल्प से अपनी पब्लिक इमेज को सुधारना होगा। इससे उनको ये फायदा मिलता कि पुलिस कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचती। मास्टर जियो अपने बिजनेस और इंटरनेशनल माफिया के काम करने के अलावा बहुत से चैरिटी काम भी किया करते थे। अब अगर कोई उन कामों की पब्लिसिटी कर देता तो मास्टर जियो को इस बात का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला था। जब मास्टर जियो को रणवीर ने आराम से वक्त लेकर इस बात को समझाया तो मास्टर जियो को भी रणवीर का ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया। वो समझ गए थे कि रणवीर के पास बहुत अच्छा सा दिमाग है। रणवीर का तीर एकदम निशाने पर लगा था। अब तो उसने मास्टर जियो को भी अपनी तरफ कर लिया था। वही मास्टर जियो को प्लान तो पसंद आ गया था, मगर उनके लिए अभी भी एक दिक्कत थी कि वो किस मीडिया के जरिए रणवीर के प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते थे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मास्टर जियो को रणवीर का नाम सही लगा था। रणवीर दिमाग का तेज बनता था और मास्टर जियो को उसके सच बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा था। मास्टर जियो ने रणवीर को बहुत आराम से उसके प्लान की तारीफ करते हुए उनके ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर किया। रणवीर को वैसे तो यह ऑफर पसंद था, मगर वो इस बात को जानना चाहता था कि मास्टर जियो के लिए काम करने का मतलब था इनडायरेक्टली इंटरनेशनल माफिया के लिए काम करना। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। आखिर में मास्टर जियो ने उसको ये भी ऑप्शन दिया कि वो अभी जिस तरह से काम करता है उसको वैसे ही काम करना है। बस जब मास्टर जियो कोई अच्छा काम करेंगे तो उसको उस बात को मीडिया में लाना होगा। ऑफर भी बहुत अच्छा था और पैसे भी बहुत अच्छे थे। रणवीर मास्टर जियो को ना नहीं कर पाया। अब रणवीर ने भी मास्टर जियो का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। खैर, अभी के लिए रणवीर का मोटो पूरा नहीं हो पाया था। वो यहाँ पर कबीर से मिलने आया था, मगर मास्टर जियो के कारण वो अभी उससे नहीं मिल पाया था। सुबह के 8 बजने को हो रहे थे। अब रणवीर वहां से अतुल की तलाश में निकलने वाला था, मगर वो इस बात को नहीं जानता था कि क्या होने जा रहा है। जब वो मास्टर जियो के साथ बाहर आया तो दोनों ने देखा कि बाहर मीडिया के बहुत सारे लोग पहले से ही कबीर से मिलने को आए हैं। मास्टर जियो इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। रणवीर ने मास्टर जियो को आराम से सब कुछ हैंडल करने को कहा। वो मास्टर जियो को पीछे से सपोर्ट कर रहा था, तो वो सामने से जाकर बात नहीं कर सकता था। धीरे से जैसे ही मास्टर जियो बाहर की तरफ गए, सबने उनको घेर लिया। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला है। मास्टर जियो
सब रिपोर्टर को बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कबीर के साथ उनकी केवल दोस्ती है। उन्होंने एक इंसान के तौर पर कबीर की मदद की है। उनका कबीर के प्रोफेशनल या ड्रग वाले केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। मास्टर जियो की इमेज अच्छी तरह तो कोई भी वहां उनको हटा के अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। मीडिया के लोग भी बहुत आराम से मास्टर जियो से कबीर के मानसिक हालत के बारे में पूछ रहे थे। इस जगह पर मास्टर जियो ने कबीर को डिफेंड करते हुए इस बात का खुलासा किया कि कबीर को ड्रग देने के पीछे उसको पागल बनाने की कोशिश थी, जिससे कि उसको सारस्वत परिवार से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ मास्टर जियो ने आखिरी रात के हादसे के बारे में भी बात करते हुए मीडिया पर्सन को ब्रीफ किया। सब मास्टर जियो के जवाब से खुश तो नहीं थे, मगर कोई उनको अपोज भी नहीं कर पाया। हालांकि कुछ पत्रकार अंदर जाकर कबीर को देखना चाहते थे, मगर मास्टर जियो ने उनको मना कर दिया। मास्टर जियो को अब लगने लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, मगर तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक कार कहीं से आकर पीछे की तरफ रुकी है। मास्टर जियो को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन आ गया है। वो लोगों को संभालते संभालते परेशान हो गए थे। उन्होंने देखा कि ये सारस्वत परिवार के लोग थे। उनको देखकर मास्टर जियो इतना डर गए कि उतना तो वो उस एसपी से भी नहीं डरे थे। मास्टर जियो को इस बात का डर था कि वो सारस्वत परिवार के लोगों को क्या बोलेंगे कि कबीर को क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक तो मास्टर जियो ने खुद कबीर से बात नहीं की थी। अगर वो कोई कहानी बताते और बाद में अगर कबीर कोई और कहानी बताता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। दोनों लोगों को झूठ छिपाने के लिए एक जैसी बात का सहारा लेना था। क्या मास्टर जियो सारस्वत परिवार को